इस बार का आम चुनाव अपने आप में बहुत खास रहा। कई दिग्गजों के हाथों से उनका सियासी गढ़ छूट भी गया, कई लोगों के छूटते छूटते रह भी गया। बात अगर हम बनारस की करें तो बनारस में आप देख रहे थे कि कैसे अजय राय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई थी। शुरुआती फेज में कैसे अजय राय जो है वो आगे कई 2 फेज़ों में 3 फेज़ों के आसपास जो है वो आगे चलते रहे, लेकिन बाद में आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हो गई। बात अयोध्या की जा रही है। अयोध्या में कैसे कांटे की लड़ाई हुई और कैसे सपा वहां पर जीत दर्ज कराती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बात जो है वो अमेठी की हो रही है और हमारे बहुत से व्यूवर्स हमसे बार बार ये पूछ रहे हैं, मुझसे पर्सनली बार बार ये जानना चाह रहे हैं कि बताइए, आप अमेठी गई थी, आपने स्मृति ईरानी का इंटरव्यू भी किया था, आखिर वो क्या बड़ी वजह मानती हैं जिसमें स्मृति ईरानी को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। स्मृति ईरानी की हार की बड़ी वजहें बताइए, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है ये बताइए। स्मृति ईरानी जब आपसे मिली तो उनका कैसा रवैया रहा, व्यवहार कैसा रहा, ये ऐसे वो कॉमन सवाल हैं जो आप हमसे जानना चाहते हैं। मुझसे आपके बहुत सारे सवाल हैं, तो हम आज बात करेंगे अमेठी की और बात करेंगे स्मृति ईरानी जी की। देखिए, हम अमेठी तो पहुंचे थे, हमने अमेठी, रायबरेली, सैफई, बहुत सी ऐसी जगहें हैं, गोरखपुर, बहुत सारी सीटें जो है हमने इस आम चुनाव में कवर की। बहुत सारे सीटों पर जो आकलन था वो हम आपके सामने पेश किए। लेकिन इस बार के अमेठी की बात अगर की जाए तो बात की जा रही है कि स्मृति ईरानी जो एक कद्दावर नेता मानी जाती हैं, जिनको बड़ा मंत्रालय पिछली बार दिया गया था, इस बार उनको कोई भी मंत्रालय उनके हाथ नहीं लगा और एक तस्वीर आ रही है जिसमें स्मृति ईरानी जो है वो काफ़ी पीछे लोगों के साथ बैठी नजर आती हैं। वो नेता, वो गद्दावर नेता जिनकी हर बार चर्चा होती है, जिनके बोले बयानों पर जो है वो बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वो स्मृति ईरानी इस बार जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो बहुत पीछे बैठी हुई थी। वो तस्वीर मैं चाहती हूँ आप स्क्रीन पर लगाइए। Spiritual guru Smriti Irani here on the screen, and everybody just तो ये वो स्मृति ईरानी हैं जो केंद्रीय मंत्री रही हैं, बाल विकास मंत्रालय इनके पास रहा है, लेकिन इस बार उनको कोई भी मंत्रालय नहीं मिला है, जिसको लेकर आज सुबह से जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक स्मृति ईरानी ट्रेंड कर रही थी। अभी दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। स्मृति ईरानी से मेरा खुद का एक इंटरव्यू भी है और मैं अमेठी गई भी थी, जिसको लेकर आपके बहुत सारे सवाल हैं। मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देती हूँ। हाँ, हम अमेठी गए हुए थे, वहाँ पर हमने उन सभी चीज़ों को कवर किया जिन चीज़ों को वहाँ के लोकल पत्रकार नहीं दिखाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैं पत्रकारों पर सवाल खड़ा कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो एक मजबूरी है, एक परेशानी है। इसका सबसे बड़ा कारण जो वहाँ के लोकल पत्रकार हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, हाँ मान लेती हूँ वो यूट्यूबर हैं जिनको आप पत्रकार नहीं मानते, पर मेरे जहन में, मेरे इरादे से, मेरा अपना पर्सनल व्यू ये मानता है कि एक यूट्यूबर भी अपने आप में एक पत्रकार है। एक पत्रकार किसी लाइसेंस या किसी डिग्री से नहीं होता। एक पत्रकार जो जन के मुद्दों को उठाकर, जनता के मुद्दों को उठाकर सरकार से और जो जिम्मेदार है उनसे सवाल पूछता है, वो होता है असली पत्रकार। तो मैंने असली पत्रकारों से जो है वो मुलाकात की, कुछ पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई। हालांकि वो जो पत्रकार हैं वो ये बताते हैं कि स्मृति ईरानी एक ऐसी नेता हैं जो सवाल सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करती, और ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो स्मृति ईरानी से जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो पत्रकारों के मालिक का नाम पूछकर और उनकी नौकरी खा जाती हैं, इस तरीके का आरोप लगता है। और बहुत से वीडियोस भी ट्विटर पर हैं, अगर वो वीडियो लग पाए तो ये वीडियो भी दिखाइए। लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र की जी। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द मैम आप बोल क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करे। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। तो आपने देखा कि स्मृति ईरानी कैसे एक पत्रकार पर भड़कती नजर आती हैं और ये कहती हैं कि बताओ तुम्हारे मालिक का ये नाम है ना,
ठीक है, मैं उनको कॉल करके बताऊंगी कि तुम इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो। मैडम, एक पत्रकार जो होता है ना, वो एक जनता की आवाज भी होता है और जनता का सवाल भी होता है जो आपसे पूछता है, यानी कि वो माध्यम होता है जो जनता की परेशानी, जनता की समस्या आप तक पहुंचाता है। तो पत्रकार पर झुलसने से क्या फायदा, उन पर चिल्लाने से क्या फायदा। ये सबसे बड़ी परेशानी अमेठी में देखने को मिली कि वहाँ के जो लोकल पत्रकार थे वो इतनी बड़ी कैबिनेट मंत्री थी, उनके गोद लिए गांव की हकीकत दिखाने में असमर्थ थे। कारण यही था कि जो भी सच्चाई दिखाता है मैडम उसकी नौकरी खा जाती हैं। ऐसा आरोप वहाँ ग्राउंड पर जो तमाम पत्रकार थे उन्होंने लगाया। तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करती हूँ। मैं जो है स्मृति ईरानी का गोद लिया गाँव जो है वहाँ गई थी। मैंने वहाँ पर क्या कुछ देखा, वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, आई बटन में देखिए, उस वीडियो का कुछ पार्ट मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। तो ये गांव मैं चाहती हूँ एक बार कैमरे से घुमा दीजिए और इस गांव की तस्वीर अगर पहुँचा सकते हैं तो स्मृति ईरानी जी तक ज़रूर पहुँचाइएगा। इन महिलाओं का चेहरा भी पहुँचा दीजिएगा। ये महिलाएँ कभी बैनरों पर टंग कर विकास की तस्वीर बता पाएंगी कि नहीं, क्योंकि बैनरों पर ही चमका कर ये बताया गया कि हमने तमाम लोगों को गैस दे दिया है, आवास दे दिया है, शौचालय दे दिया है, न जाने क्या क्या दे दिया है। और महिलाएं सबसे ज़्यादा सशक्त बन गई हैं, सबसे ज़्यादा खुश हैं। जो स्मृति ईरानी ये चुनाव, अमेठी का चुनाव हार जाने के बाद ये कहती हैं कि हमने 10 सालों में अमेठी पर इतना काम किया है, सड़कें बनवाई हैं, खड़ंजे बनवाए हैं, ये किया वो किया वो किया। आप ट्विटर पर देखिए वो उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने बताया कि मैंने अपने जनता से जो जुड़ाव जैसा व्यवहार बनाया है वैसा आगे आने वाले जो भी हैं उनको बनाना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखी है। मैडम, आपका जो गोद लिया गांव है उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उस पर अगर कोई आपसे सवाल करता है तो आप उनको क्या कहती हैं? कांग्रेस ही, जैसे आपने मुझे कहा था। मैं जो है मैडम से बेरोजगारी जैसे सवाल पूछती हूँ। और जैसे आपको पता ही है कि इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान अगर बीजेपी को सहना पड़ा है तो वो युवाओं की वजह से सहना पड़ा है। सबसे बड़ा आक्रोश, गुस्सा वो नौकरी को लेकर था, वो पेपर लीक को लेकर था। ये तमाम ऐसे सवाल थे जो बहुत जेन्युइन और बहुत ज़रूरी सवाल थे, जो बहुत समय पहले ही पत्रकारों द्वारा पूछा जाना चाहिए था और बीजेपी को इस पर सजग हो जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम जैसे यूट्यूबर पत्रकार को कोई इज्जत तो मिलती नहीं, जैसे मुझे नहीं मिली थी। मैंने मैडम से सवाल किया तो मैडम जो है वो झुल्ला कर कह देती हैं कि कुछ कांग्रेसी पत्रकार यहाँ आते हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने मुझको कही थी। और मेरा एक वीडियो जो है वो लगातार सोशल साइट एक्स पर वायरल हुआ, जिसमें अभी मैं आगे बताती हूँ, जिसमें स्मृति ईरानी राहुल गांधी को ये कह रही हैं कि मेरा खुला चैलेंज है कि वो किसी भी मंच पर आएँ और मेरे से वो सामना करें। मैं और वो सामने बैठेंगे, बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कितना काम किया है अमेठी के लिए। ये सब कुछ उन्होंने कहा जो सोशल साइट एक्स पर बहुत वायरल है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि 15 साल यहाँ क्या काम किया खुद वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरी खुली चुनौती, आप एक काम करिए, एक काम मौका ही नहीं देंगे आप, लेकिन आज मैं खुली चुनौती देती हूँ, चैनल वो चुने, मैं आने को तैयार हूँ। क्या बात है। और बात खुली चुनौती, हिम्मत है, खानदान में से कोई भी हो, चैनल वो चुने, आए और मैं एक एक चीज जो बोलूंगी या उनके सवालों का जवाब दूंगी। विषय ये है, क्या उनमें इतना दम है? नहीं है मैडम। तो ये वो वीडियो है जिसमें स्मृति ईरानी राहुल गांधी को इनवाइट कर रही हैं, चैलेंज कर रही हैं। ये पहला चांस नहीं है। ये भी एक ग्राउंड पर ये भी बहुत सारे लोगों द्वारा मुझे सुनने को मिला कि स्मृति ईरानी अपने कामों पर बात ना करके सबसे ज्यादा बात करती है राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। उनका एक माइक जिस पर वो एक मंच पर खड़े होकर कुछ कहना चाहती हैं और माइक की आवाज आना बंद हो जाती है। तो किस तरीके का उपहास, एक कैबिनेट मंत्री को इस तरीके का मजाक उपहास नहीं करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री हैं वो कहती हैं कि कहीं माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं। तो आप सोचिए कि कितनी छिछली राजनीति करती स्मृति ईरानी नजर आती है वहां पर। और एक जगह स्मृति ईरानी जो हैं वो प्रियंका गांधी की मिमिक्री करती नजर आ रही हैं। आप वो वीडियो भी देखिए। यहाँ आई है कांग्रेस की नेत्री, कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। करके गई कि नहीं करके गई? ना हंसो अनिल, हमको भी पता है, तुम भी फेसबुकिया नहीं हो, हम भी देखा। सही है। ऐसे तो आपने देखा ये वो सारे वीडियोस हैं
और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, पटे पड़े हैं। आप सोशल साइट एक्स पर अगर जाकर देखें तो आप हर बार देखिएगा स्मृति ईरानी सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो राहुल गांधी को करती नजर आती हैं। राहुल गांधी की हिम्मत है तो वो मेरे सामने चुनाव लड़े, इस तरीके की चीज़ें कहती नजर आती हैं। कभी राहुल गांधी का मजाक बनाती हैं, कभी प्रियंका गांधी का मजाक बनाती हैं। ये वो सारी बड़ी वजहें हैं। आप सोचिए, आप एक बड़ी कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे बड़ा तो आपको जो आपका गोद लिया गांव है वो ऐसा गांव होना चाहिए था, आदर्श गांव बन जाना चाहिए था जिसमें मूलभूत सुविधाओं की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या है मैडम आपके गोद लिए गांव में? क्या किया है आपने अपने गोद लिए गांव में? ना वहाँ पर सड़क है, सड़क के नाम पर वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर महिलाओं के पास शौचालय तक नहीं है, टूटे फूटे शौचालय हैं। महिलाएं आज भी वहाँ पर बाहर शौच के लिए जाती हैं। गैस तक नहीं है, मकान तक नहीं है, झोपड़ी झोपड़ी झोपड़ी, चारों तरफ झोपड़ी देखने को मिला। तो आदर्श ग्राम तक आप नहीं बना पाई। आपसे जब कोई सवाल करता है तो आप राहुल और प्रियंका का नाम लेती हैं। उसके बाद मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि वो कैबिनेट मंत्री जिनकी चर्चाएं सोशल साइट्स पर, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर बुलाकर उनकी प्रसिद्धि की गुणगान किया जाता है, उनके काम का गुणगान किया जाता है, उनका गोद लिया गांव ऐसा था कि हैरानी होती है कि आसपास सिर्फ और सिर्फ कच्चे मकान कच्चे मकान कच्चे मकान। हैरानी हो रही थी मुझे उस गाँव में जाकर। ये मैडम का गोद लिया गाँव था, सोचिए। तो ये वो बड़ी वजहें हैं कि ग्राउंड पर मैडम ने काम किया नहीं, बस बोलने में, क्योंकि मैम तेज तर्रार एक नेत्री थी, उनके बोलने में एक गद्दावर नेता की जो है वो छवि नजर आती थी, इसलिए जो है उनकी बड़ी चर्चाएं थी। और जो लोग उनके चरण वंदना में लगे रहते थे, जो लोग लगातार उनकी तारीफ किया करते थे, वो लोग भी आजकल स्मृति ईरानी के हार पर उनका उपहास बना रहे हैं। पता है कारण क्या है? मैडम, आपका बड़बोलापन आपका सबसे बड़ा कारण है। मैडम के सबसे करीबी पत्रकार, देश के सबसे बड़े चैनल के पत्रकार जो है वो मैडम की आजकल बड़ी उपहास उड़ाते नजर आ रहे हैं, उनका बड़ा मजाक बनाते नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ सुधीर चौधरी की। ये मैडम के बड़े करीबी माने जाते हैं, मैडम की तारीफ में बहुत लगे रहते हैं। सुधीर चौधरी भी आजकल जो है वो बता रहे हैं कि कैसे मैडम जो है एक छोटे से कार्यकर्ता से हार गई, कैसे इस बार बीजेपी के बहुत बड़े बड़े मंत्रियों में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो स्मृति ईरानी का हुआ है। किशोरी लाल शर्मा से उनको इतनी बड़ी हार मिली है और मोदी सरकार के जो 19 मंत्री हारे हैं उनमें सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी। इस तरीके का विश्लेषण जो है वो करते नजर आ रहे हैं सुधीर चौधरी। कारण पता है क्या है? कारण यही है कि जब मैडम मंच पर बैठी हुई थी और सुधीर चौधरी एक जेन्युइन मुद्दे पर मैडम से सवाल कर रहे होते हैं कि जब टमाटर 250 से 300 किलो हो जाता है तो मैडम क्या आपके घर में इस चीज को लेकर चर्चा होती है? कितना कॉमन सवाल है। हम जैसे लोग रहते ना तो इससे कठिन सवाल पूछते कि क्या बताइए, आपके पास तो पैसा है, आप तो 250 क्या 300 क्या 500 क्या 1000 रुपए भी टमाटर हो जाएगा तो मैडम आप खा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो आपको जिताकर यहाँ तक पहुंचाते हैं उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं हो पा रही है खाने की? सवाल तो ऐसे भी पूछे जा सकते थे, लेकिन कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम, कितने ढंग से सवाल पूछा गया कि जब 250 से 300 किलो टमाटर हो जाता है मैडम तो क्या आपके घर में चर्चाएं होती हैं? कितना कॉमन सवाल था। लेकिन पता है इस पे मैडम जो है वो नाराज हो जाती है। मैडम पलट कर ये कहती हैं कि अगर मैं ये पूछ लूं कि आप तिहाड़ जेल गए थे तो आपको कैसा लगा था? सोचिए। टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो जाएगा। इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? मैडम, आपका ये जो बड़बोलापन है ना और पत्रकारों की इज्जत ना करना, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है। एक पत्रकार, मतलब सुधीर चौधरी की बात छोड़ ही दीजिए, कम से कम जो ग्राउंड पर जो आपके क्षेत्र के जो लोकल पत्रकार थे, जिनको समझ है आपके क्षेत्र की, जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उनकी आप नौकरियां खा जा रही हैं। आप उनके मालिक से बात करके उनकी नौकरियां आप जो है नौकरियों से उनको निकलवा दे रही हैं। जो सोशल साइट्स चलाने वाले यूट्यूबर्स हैं उन पर आप मानहानि का केस करवा दे रही हैं। मैडम ये क्या है? मतलब आप सवाल सुनना पसंद नहीं करती, ये तो गलत बात है ना। और भी ऐसे बहुत कारण हैं स्मृति ईरानी के हार का। और मैं सिर्फ बताऊं आपको, हैरानी होगी आपको जानकर कि सिर्फ विपक्ष नहीं,
बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता इस बात को लेकर खुश हैं कि स्मृति ईरानी इस बार का चुनाव हार गई हैं और उनको कोई मंत्रालय नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि मैडम का अपना ईगो, अपना घमंड जो है उनको ले डूबा है। यही सबसे बड़ी ये वजहों में से एक है। अब एक वीडियो जो है वो सोशल साइट एक्स पर बहुत वायरल हुआ, जिसमें ये बताया गया कि ये जो वीडियो है यही स्मृति ईरानी के हार का सबसे बड़ा कारण है, जिसमें मैडम संसद भवन में खड़ी हैं और सोनिया गांधी को ललकारते हुए अपने तेवर से जो है एक अच्छा खासा जो है वो सवाल पूछते नजर आती हैं। वो सवाल ज़रूर था, लेकिन उस सवाल में कहीं ना कहीं इंसल्ट करने की बू आ रही थी। उस पूरे कुछ सेकंड के वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे स्मृति ईरानी बार बार सोनिया गांधी बोलते नजर आती हैं। अब आप खुद भी सोच कर देखिए कि उम्र में कितना फासला है सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में। एक उम्र का अपना फासला है, वो सीनियर लीडर हैं, इतने सालों से देश में राजनीति करी। मैं मानती हूँ कि वो आपकी विपक्षी हैं, मैं मानती हूँ कि कांग्रेस का अस्तित्व उस समय उतना नहीं था जितना बीजेपी की प्रचंड लहर थी, प्रचंड बहुमत थी, प्रचंड सांसद थे, लेकिन वो विपक्ष की तो एक बड़ी नेत्री थी ना मैडम। आपसे उम्र में तो बड़ी थी ना, लेकिन आप जिस तरीके से इंसल्ट करते हो उस पूरे संसद भवन में, आप सोनिया गांधी का जिस तरीके से अपमान करती हैं, ये वो बड़ी वजहों में से एक बताया जा रहा है जिसमें जो है इस तरीके का हार का सामना करना पड़ा स्मृति ईरानी को। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस बिल्कुल सीरियस नहीं थी रायबरेली और अमेठी को लेकर, लेकिन जब से वो वीडियो 2022 का है, 28 जुलाई का, और वो वीडियो एक सबसे बड़ा कारण है स्मृति ईरानी के हार का। वहाँ के जो लोकल अमेठी के जो लोकल लोग हैं उनका भी अपना एक जुड़ाव कांग्रेस के साथ है, उनका गढ़ है वो। तो लोगों को बड़ी नाराजगी थी आपके इस तरीके के बयान से। आप अपने से बड़े किसी भी विपक्षी सीनियर लीडर को भी इस तरीके से अपमानित तो नहीं कर सकती। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग जो है वो नाराज थे कि ठीक है, आपको विरोध करना था, आप करती, लेकिन एक भाषा की मर्यादा रखकर आपको इस तरीके का विरोध करना चाहिए था, एक कारण। और जो बड़े विश्लेषक हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, कांग्रेस खेमे के जो बड़े पत्रकार हैं, उनका अपना मानना है कि ये जो वीडियो जब वायरल हुआ उसमें कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को स्मृति ईरानी अपमानित करती नजर आई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं राहुल और प्रियंका को बहुत बुरा लगा था। और ये वो बड़ी वजहें थी, जिसमें से एक वजह ये थी कि प्रियंका गांधी, आप देखेंगे कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस अमेठी और रायबरेली में करती नजर आएंगी। बहुत सारी जनसभाओं में आपको प्रियंका गांधी अमेठी में नजर आई। क्या रात क्या सवेरे, चौक चौपाल पर हर जगह प्रियंका गांधी आखिर क्यों खड़ी रही वहां पर? क्योंकि उनको अपने माँ के अपमान का बदला लेना था। और जब माँ के अपमान का बदला लेने के लिए ही, स्मृति ईरानी को हराने के लिए ही जो है वो प्रियंका गांधी इस बार अमेठी और रायबरेली में जो है वो चुनाव के पूरे माहौल में वहां मौजूद रही। अपना प्रचार प्रसार पूरा प्रियंका गांधी ने किया, एक बात। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी जब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं, तो ये मेरा एक सवाल भी था स्मृति ईरानी से कि जो है वो राहुल गांधी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? एक छोटा सा मेरा ये सवाल था। तो राहुल गांधी वहां चुनाव लड़ने नहीं आए, इसका भी एक बड़ी वजह ये है कि कहीं ना कहीं प्रियंका और राहुल की अपना एक मन उन्होंने बना लिया था कि राहुल गांधी से चुनाव अगर वो हार जाती हैं स्मृति ईरानी, तो वो बड़ी बात नहीं होगी। उनको अपने कार्यकर्ता, अपने पीए से अगर चुनाव हराया जाए तो एक ज़्यादा जो है वो उनके ईगो को ठेस पहुंचाई जा सकती है। इसीलिए लोग बताते हैं कि ये बड़ा कारण था जिसकी वजह से किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़ाया गया। और जब किशोरी लाल शर्मा जो है वो चुनाव के लिए नामांकन भरते हैं, तो स्मृति ईरानी क्या कहती हैं कि कांग्रेस वाले अपने चपरासी को मेरे सामने जो है वो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने भेज दिया। इस तरीके के बयान, इस तरीके की बात जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। मैडम, आपके साथ सामने जो चुनाव लड़ने आया है, आप ये भी तो देखिए कि वो कितने समय से चुनाव के लिए, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं लोग। प्रियंका गांधी ने ये बताया कि क्या बोलते हैं, उनकी पकड़ इतनी है कि गांव-गांव, गली-गली, चौराहे-चौराहे में लोग उनको नाम से जानते हैं और ये भी लोगों को नाम से जानते हैं। ये होती है राजनीतिक समझ और ये होती है पकड़, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को ऐसा झटका दिया कि इतने बड़े जो गैप है उससे स्मृति ईरानी जो है वो हार गई। और उनको जो है वो इस बार कोई बड़ा मंत्रालय तो छोड़िए,
अपने मंत्रिमंडल में भी मोदी जी ने कोई जगह नहीं दी। सबसे करीबी मानी जाती हैं स्मृति ईरानी मोदी जी की, लेकिन उनको अपने अपने मंत्रालय में कोई जगह जो है वो नहीं दी मोदी जी ने। यही वो कारण है। क्यों? क्योंकि मैडम जी का बड़बोलापन जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। तो जब ये किशोरी लाल जो है वो मैडम को 1,66,000 से भी अधिक वोट से जो है वो कहीं ना कहीं हरा देते हैं, तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का अपना एक ईगो जो वो ये कहती नजर आती है कि कांग्रेस से अपने चपरासी को चुनाव में भेजा है, तो उसको लेकर उनकी बेटी क्या कह रही हैं ये सुनिए। सबसे पहला सवाल, अब आपके पिताजी की जीत हुई है, क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक नौकर को जो है टिकट दिया, उसके बावजूद भी लगभग अब चपरासी, उसके बावजूद भी 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, क्या कहेंगे आप? नौकर बोल लो, चपरासी बोल लो, प्रॉक्सी बोल लो, चींटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको नंबर ही बता रहे हैं जो भी है। रिजल्ट आपने देख लिया, जो भी बोला उन्होंने उनके अगेंस्ट ही वो खड़ी थी, तो उनका आपने रिजल्ट देख लिया। बाकी मैं यही बोलूंगी कि उन्होंने एक्टिंग भी करी थी शायद प्रियंका जी की, तो वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे एक्टर है वो। बाकी स्मृति जी एक्टर है, एक्ट्रेस थी ना वो, तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो हाँ मतलब उससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूँ। क्या लग रहा है फिर से वही करें? क्या चीज? अब फिर वही करें? कुछ लोग यहाँ से कह रहे हैं वो गोवा जाए, मुंबई जाए, वही करें। नहीं, ये हम लोग बोलने लायक नहीं है कि उनका करियर चॉइस क्या है, मेरे को उस बारे में कुछ नहीं बोलना। क्या कहेंगी अमेठी को? अब आप कैसी 5 साल में आपने कौन से ऐसे समस्याएं देखी, या आप भी जो है वो प्रचार करने गई थी अमेठी में, क्या लग रहा है किन मुद्दों को अब जो है आगे आपके पिताजी जो है वो आगे बढ़ाएंगे? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जैसे पापा बोलते हैं कि 5 चीजें बोली गई हैं, स्त्री न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, ये सब चीजों के, तो उन्हीं चीजों पे पापा को काम करना है। आई थिंक पूरा जो गठबंधन की सरकार है तो वो उन्हीं चीजों पे फोकस होके काम करेगी। बाकी देश का हित जो जिसमें भी होगा वो इसी चीज में काम होगा। अभी तक परिवार में 2, 4, 5 लोग थे, अब आप पूरा अमेठी आपका परिवार हो चुका है, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अमेठी हमेशा से ही हमारा परिवार था। जब से मुझे रायबरेली बोलना भी नहीं आता था, मैं लाइब्रेरी बोल के घूमती थी पूरे घर में। तो तब से हम सब सुनते हैं अमेठी और रायबरेली के बारे में। तो भैया अमेठी हमेशा से हमारा परिवार रहा है। हम दोनों के नाम से ज्यादा अमेठी रायबरेली गूंजता है घर पे। अच्छा, क्या कहेंगी आप? अब पिताजी जो है वो सर्टिफिकेट लाने गए हैं, बड़ा चैलेंज था, बड़ी लड़ाई थी, केंद्रीय मंत्री सामने थी, किस तरीके से कितने घंटे प्रचार करते थे, कब घर पहुंचते थे पिताजी आपके? पापा सुबह 3 बजे आते थे, मैंने देखा 2-3 ऐसे सुबह आते थे, और सुबह 6 बजे खड़े हो जाते थे एकदम अपनी सफारी सूट पहन के प्रचार करने जाने के लिए। हम भी उनको देख के अब हमें भी थोड़ा फील होता था कि पापा इस उम्र में आके ये कर रहे हैं, तो हमने भी मोर्चा उठाया, हम भी प्रचार करने जाने लग गए। हम यहाँ पे, हमें किसी ने बुलाया नहीं है यहाँ पे, हम खुद अपने इच्छा से प्रचार करने आए थे। इससे पहले हमें पॉलिटिक्स का कुछ बहुत सारी वजहें हैं जिसकी वजह से स्मृति ईरानी को इस तरीके का हार का सामना करना पड़ा। स्मृति ईरानी अपने बड़बोलेपन की वजह से, अपने आप को एक सुपीरियर लीडर समझने की वजह से, और ऐसी कई वजह हैं। मैडम, आपने ग्राउंड पर काम नहीं किया, ये वहाँ के लोकल्स कहते हैं। सिर्फ कहने के लिए नहीं, तस्वीरें हैं हमारे पास जो हमने आपके गोद लिए गांव से निकाली हैं। गोद लिया गांव तो यही होता है ना कि आप पूरे प्रदेश में जितना काम करें उससे थोड़ा सा अधिक आप अपने गोद लिए गांव पर काम करें, लेकिन आपके गोद लिए गांव की जो तस्वीर है वो हैरान करने वाली है। उसके बाद भी आप ये कहती हैं कि 10 सालों में मैंने जितना काम किया वो 70 सालों में नहीं हुआ। आपके गोद लिए गांव में जो तस्वीरें, जो चीजें सामने आई हैं मैडम, किसी साइड से बात नहीं कर रही हूँ, जेन्युइन बात कर रही हूँ मैडम। ये जो तस्वीरें हैं वो किसी पार्टी खेमे से नहीं आई हुई हैं, हमारे कैमरे से हमने खुद जाकर जो है वो कैद की हुई हैं। और मुझे पता है कि ये जो तस्वीर है वो आप तक जरूर नहीं पहुंचती होगी, या पहुंच जाने के बाद भी आप जो है वो काला चश्मा लगाकर उसको देखना नहीं चाहती। मैडम, ये जो लोग हैं ना वो किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। ये जो लोग हैं ना वो अपने विकास के लिए आपको वोट दिए थे, क्योंकि आप इतने बड़े मंत्रालय को संभाल रही थी, तो लोगों को ऐसा लगा था कि एक बड़ी कैबिनेट मंत्री अगर यहाँ से चुनाव लड़ती है तो हमारे गांव, हमारे क्षेत्र के लिए ज्यादा काम करेगी। लेकिन आपने काम किया नहीं, जिसकी वजह से भी आपको जो है इस तरीके का हार का सामना करना पड़ा। लोग वहां पर बता रहे थे कि जेन्युइन मुद्दे पर मैम जो है वो काम ही नहीं करती हैं। वहां पर भी जो आवारा जो जानवर हैं जिसकी वजह से खेती का नुकसान होता है वो एक बड़ी समस्या थी। बहुत बड़ी कई समस्याएं थी जिस पर स्मृति ईरानी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ अपनी बात, अपना घमंड, अपने ईगो की वजह से स्मृति ईरानी जो है वो चुनाव हार जाती हैं। और सिर्फ हारती नहीं है, उनको कैबिनेट में भी जगह नहीं मिलती है। इसका कारण ये है कि स्मृति ईरानी का ये जो बड़बोलापन है उनके खुद के तमाम पार्टी के बड़े लीडर्स को पसंद नहीं आता है। मैडम, चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है,
ये बात ये है कि आप एक अच्छी नेता हैं, कहीं ना कहीं आपके अपनी एक अच्छी पकड़ है, तो उस चीज़ को बरकरार रखिए। और जैसा आपने कहा ना कि ना हार में ना जीत में, कंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। तो ये जो आपका स्टाइल है, ये जो आपका पैटर्न है, जिसको लोग पसंद किया करते थे, जिस लोगों को लगता था कि एक सशक्त महिला की छवि आप में से नजर आ रही थी, आप एक गद्दावर नेता बनकर निकल रही थी, मैडम, उसको आपने कहीं ना कहीं छोड़कर अपने अंदर जो एक ईगो ले आया ना, उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ जिसकी वजह से आपको अमेठी हारना पड़ा। बाकी अमेठी हारने की वजह से स्मृति ईरानी को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि चुनाव फिर होंगे और स्मृति ईरानी फिर भी जीत सकती हैं, तो इस तरीके का पर्सनल अटैक प्लीज़ किसी पर भी मत करिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि उनसे जरूर कोई गलती हुई, उनके व्यवहार में जरूर थोड़ा बदलाव आया, लेकिन नेत्री तो वो ठीक ही ठाक थी। जिस तरीके से उनका बोलना लोगों को बहुत पसंद आता था, ये बात भी अपने आप में सही है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।